कहानी की शुरुआत एक लड़के विल की शादी को दिखाते हुए होती है, जहां विल के फादर, जिनका नाम एडवर्ड होता है, वो अपने मेहमानों को उस टाइम की कहानी सुनाते हैं जब विल पैदा हुआ था। वो बताते हैं कि जिस दिन विल पैदा हुआ था उस दिन मैंने अपनी शादी की रिंग को पेट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके जरिए मैंने एक काफी बड़ी फिश को पकड़ लिया और वो एक ऐसी फिश थी जो कि बहुत ही कम होती है। और विल को ये सुनकर काफी बुरा फील होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर ये जो भी कहानियाँ सुनाते हैं वो सारी झूठी होती हैं, और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि उनके गेस्ट उनकी कहानियों को गौर से सुने। इसीलिए विल अपने फादर को कहता है कि प्लीज ये झूठी कहानियाँ सुनाना बंद कीजिए। तब ये सुनकर उसके फादर उसे कहते हैं, नहीं बेटा, ये कहानियाँ झूठी नहीं है, बल्कि ये सारी कहानियाँ जो मैं सुनाता हूँ बिल्कुल सच है। अब इसी बहस के बाद वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे से बात करना ही छोड़ देते हैं। फिर 3 साल के बाद हमें दोबारा से विल दिखाया जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसके फादर को कैंसर है और वो अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे, उनके पास टाइम बहुत ही थोड़ा है। इसी वजह से विल और उसकी वाइफ विल के घर पर आते हैं, जहाँ पर विल अपनी मदर से मिलता है। यहाँ विल की मदर विल के फादर का बहुत ख्याल रख रही है उनके आखिरी टाइम में। यहाँ पर हम विल के फादर एडवर्ड को देखते हैं, जिनकी हालत काफी खराब होती है और वो बिस्तर पर पड़े होते हैं। यहाँ पर विल अपने फादर एडवर्ड से उनकी लाइफ के बारे में पूछता है, यानी कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। फिर इसके फौरन बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विल के फादर एडवर्ड को देखते हैं, जो कि इस टाइम काफी यंग थे और वो अपने 2 दोस्तों के साथ एक विच से जाकर मिलते हैं। ये विच काफी डरावनी लग रही थी और उसकी एक आंख ग्लास की थी, और जो कोई भी उसकी आंख में देखता था उस इंसान को अपनी मौत के बारे में पता चल जाता था कि आखिर उसकी मौत कैसे होगी। यहाँ पर एडवर्ड के दोस्त उसकी आंख में देखने से इनकार कर देते हैं, लेकिन एडवर्ड उनके लाख मना करने के बावजूद भी उस विच की आंख में देख लेता है, जिससे यहाँ उसे अपनी मौत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी मौत कैसे होगी। इसीलिए अब वो यहाँ पर सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ में हर तरह का रिस्क लेगा, क्योंकि वैसे भी अब उसे पता चल गया है कि उसकी मौत कैसी होगी। यानी इसका मतलब ये है कि अब वो बगैर डरे अपनी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड की बॉडी में चेंजिंग्स हो रही हैं। वो काफी तेजी से बड़ा हो रहा था, लेकिन जो उसकी बोन्स होती हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। इसी वजह से उसे एक मशीन पर 3 साल के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया जाता है। अब एडवर्ड इतना तेज ग्रो होने की वजह से अपने स्कूल और पूरे टाउन का हीरो बन जाता है। लेकिन फिर एक रात एडवर्ड के टाउन में एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो वहाँ के शीप्स खाने लगता है। इसी वजह से टाउन के सारे लोग मेयर के पास जाते हैं और वो उसके सामने मॉन्स्टर को मारने की डिमांड रखते हैं। तब ये सुनकर मेयर उन सबसे कहता है, अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, क्योंकि मैं टाउन में कोई खून खराबा नहीं चाहता। तब ये सुनकर एडवर्ड मेयर से कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर से बात कर सकता हूँ कि वो हमारे इस टाउन के शीप्स को ना खाए। तब एडवर्ड की इस बात पर टाउन के सारे लोग मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड को, जो कि उस मॉन्स्टर को ढूंढ ही लेता है। यहाँ पर हम इस मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो कि असल में एक जायंट होता है। यहाँ आकर एडवर्ड इस जायंट से कहता है कि देखो, मेरी बात गौर से सुनो, मैं भी बिल्कुल अलग हूँ और तुम भी। इसी वजह से ये टाउन तुम जैसे जायंट और मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल छोटा है, तो क्यों ना हम दोनों किसी बड़े शहर चले जाएं। इस बात पर जायंट मान जाता है। जब टाउन वालों को ये बात पता चलती है कि वो मॉन्स्टर यहाँ से जा चुका है, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसीलिए मेयर यहाँ पर एडवर्ड को टाउन की चाबी देता है। चाबी लेने के बाद एडवर्ड उस जायंट के साथ इस टाउन को छोड़ देता है। अब जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में एक जंगल आता है। अब यहाँ पर एडवर्ड इस जंगल में से शॉर्टकट लेना चाहता है, लेकिन जो जायंट होता है वो शॉर्टकट लेना नहीं चाहता था और इसी वजह से वो दोनों अलग अलग रास्तों से जाने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूसरी साइड पर मिलने का कहते हैं। फिर जब एडवर्ड जंगल के बीच में से गुजर रहा होता है तो उसी रास्ते में एक काफी खूबसूरत टाउन मिलता है और यहाँ के लोगों ने शूज नहीं पहने हुए थे। फिर जब एडवर्ड और आगे जाता है तो इस टाउन का मेयर और उसकी फैमिली एडवर्ड का वेलकम करते हैं। उस मेयर की फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी थी। यहाँ पर मेयर के हाथ में एक डायरी होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब एडवर्ड उनके टाउन में आएगा। लेकिन जिस टाइम पर एडवर्ड ने यहाँ पर आना था वो तो उस टाइम से पहले ही यहाँ पर आ चुका था। यहाँ मेयर की बेटी एडवर्ड के शूज लेकर ऊपर बंधी एक रस्सी पर फेंक देती है और इस रस्सी पर और लोगों के शूज भी लटके हुए थे। उसी रात हम देखते हैं एडवर्ड को, जो कि टाउन में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक तालाब में एक मरमेड दिखती है, यानी कि एक जल परी। अब जल परी को यहाँ पर पाकर वो काफी हैरान हो जाता है। अब यहाँ इस टाउन में एक दिन और एक रात गुजारने के बाद एडवर्ड ये सोचता है कि अभी वो इस टाउन में रहने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से अब वो यहाँ से जाने की तैयारी करता है। अब ये सुनकर टाउन के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर मेयर की बेटी एडवर्ड से पूछती है कि आपके पास तो शूज है नहीं, तो आप आगे जंगल को पार कैसे करेंगे।
तब एडवर्ड मेयर की उस बेटी से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और हाँ मेरी बात सुनो, तुम मुझे भेजना नहीं चाहती ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन वापस तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये कहने के बाद एडवर्ड उस टाउन से निकल जाता है। अब एडवर्ड वहाँ से निकलकर उस जायंट से दोबारा मिलता है और अब यहाँ पर वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड के पास वो चाबी नहीं थी जो कि मेयर ने उसको दी थी, क्योंकि उसकी वो चाबी जंगल में कहीं पर गिर गई थी। इसके बाद ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और प्रेजेंट टाइम में हम दोबारा से एडवर्ड को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली को अपनी आगे की कहानी सुनाता है। अब जो कहानी वो बताने जा रहे थे, इसमें वो बताएंगे कि वो अपनी वाइफ इनी विल की मदद से वो कैसे मिले थे। यहाँ एडवर्ड दोबारा आगे की कहानी बताना शुरू करते हैं कि अभी हम बस उस टाउन से निकले ही थे तो मुझे और उस जायंट को रास्ते में एक सर्कस शो मिला। सर्कस का ओनर उस जायंट को अपने सर्कस में हायर कर लेता है, क्योंकि उस जायंट को देखकर ही सारे लोग सर्कस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यहीं पर एडवर्ड एक लड़की को देखता है जो कि काफी खूबसूरत होती है। उस लड़की को देखने के बाद एडवर्ड सब कुछ भूल जाता है और यहाँ पर एडवर्ड को इस बात का पूरा यकीन था कि वो इसी लड़की से ही शादी करेगा। यहाँ पर एडवर्ड उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि वो उसे बात नहीं कर पाता। फिर जब एडवर्ड को ये बात पता चलती है कि ये लड़की सर्कस के ऑनर की फैमिली में से है, तो वो सर्कस के ऑनर से उसके सर्कस में जॉब मांगता है। तब ये सुनकर सर्कस का ऑनर उसके सामने अपनी ये बात रखता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब के पैसे नहीं दूंगा, बल्कि पैसों के बदले में उस लड़की के बारे में हर महीने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब इस बात के लिए एडवर्ड मान भी जाता है। इसीलिए वो सर्कस में तकरीबन 3 साल काम करता है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे तो लड़की का नाम तक पता नहीं चल पाता। अब इस बात से तंग आकर एडवर्ड सर्कस के ऑनर से बात करने के लिए उसके ट्रेलर पर जाने लगता है। लेकिन जैसे एडवर्ड ट्रेलर का दरवाजा खोलता है तो अंदर से एक वुल्फ बाहर निकलता है, जो कि एडवर्ड पर हमला कर देता है। लेकिन एडवर्ड एक स्टिक फेंककर उस वुल्फ को वहाँ से भगा देता है। फिर जैसी सुबह होती है तो एडवर्ड देखता है कि जहाँ पर कल रात वो वुल्फ था, वहाँ से सर्कस का वो ऑनर उठ रहा है, जिससे एडवर्ड को ये बात पता चलती है कि सर्कस का ये ऑनर कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये तो एक वेयरवुल्फ है, जो कि आधा तो इंसान है लेकिन आधा वुल्फ है। यहाँ पर सर्कस ऑनर एडवर्ड का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि एडवर्ड ने उसे उसके वुल्फ वाले रूप में नहीं मारा था, इसलिए। अब इसके बदले में सर्कस का ऑनर एडवर्ड को उस लड़की का नाम बताता है और साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अब ये सुनने के बाद एडवर्ड सर्कस को छोड़कर उस लड़की को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ से एडवर्ड सीधा उस यूनिवर्सिटी पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उसे वो लड़की मिल भी जाती है और वो यहाँ उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब ये सुनकर वो लड़की एडवर्ड से कहती है कि एक टीचर के साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब ये सुनकर एडवर्ड काफी अपसेट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटता और एक दिन वो उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसका पूरा लॉन उसकी फेवरेट फ्लावर से भर देता है। तब ये देखकर उस लड़की का फियांसे एडवर्ड पर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे काफी मारता भी है, लेकिन एडवर्ड उसे पलटकर नहीं मारता। फिर यहाँ पर जब वो लड़की ये देखती है कि उसका फियांसे इतनी बुरी तरह से एडवर्ड को मार रहा है, तो वो उसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है और इसके बाद वो एडवर्ड से शादी कर लेती है। अब क्योंकि एडवर्ड काफी जख्मी होता है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन तभी उसके पास आर्मी की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था कि एडवर्ड एक वॉर के लिए सिलेक्ट हो गया है। यहाँ एडवर्ड अपनी वाइफ से दूर जाने की वजह से काफी अपसेट होता है, लेकिन अब क्योंकि एडवर्ड ने अपनी मौत देखी हुई थी, इसीलिए उसे पता था कि उसे वॉर में कुछ भी नहीं होगा और इसीलिए वो सबसे खतरनाक मिशन लेता है ताकि आर्मी उसे जल्दी से फ्री कर दे। वो पैराशूट पहनकर एक कैंप में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए जाता है और यहाँ इस कैंप में एक शो चल रहा था। यहाँ कैंप में उसे 2 ट्विन सिस्टर्स मिलती हैं जो कि सिंगर थी। यहाँ एडवर्ड उन दोनों को अमेरिका में सिंगिंग करने की ऑफर करता है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर उनके सामने एक शर्त भी रखता है कि तुम मेरी इस कैंप से भागने में हेल्प करो ताकि मैं वापस अपने घर अपनी फैमिली के पास जा सकूँ। तब ये सुनकर वो ट्विन सिस्टर्स उसकी बात मान लेते हैं और फाइनली उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन अमेरिकन आर्मी एडवर्ड के बारे में ये कह देती है कि एडवर्ड मिसिंग है और इस बारे में वो उसकी वाइफ को भी बता देते हैं लेटर भेजकर। अब ये जानकर एडवर्ड की वाइफ बहुत दुखी हो जाती है। अब एडवर्ड को सफर करते हुए काफी महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार जब एडवर्ड अपने घर वापस आता है तो वो यहाँ पर अपनी वाइफ से दोबारा मिलता है। इसके फौरन बाद एडवर्ड एक सेल्समैन की जॉब करने लगता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा घर खरीद सके। इसके बाद जब फ्लैशबैक खत्म होता है तो प्रेजेंट टाइम में विल की मदर उसे वो आर्मी वाले लेटर्स दिखाती है, जिससे ये बात तो प्रूव हो जाती है
कि एडवर्ड जो भी कहानियाँ सुनाता है उसमें से कुछ कहानियाँ तो वाकई सच्ची होती हैं। इसके बाद हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यंग एडवर्ड को देखते हैं जो कि बैंक में एक लाइन में लगा होता है। और तभी यहाँ पर एडवर्ड को अपना पुराना दोस्त मिलता है। यहाँ उसका दोस्त एडवर्ड को बताता है कि मैंने तुम्हारी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर अपने टाउन को छोड़ दिया था और अब मैं एक क्रिमिनल हूँ। यहाँ एडवर्ड का दोस्त उसे बैंक लूटने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन इस बैंक में उनकी चोरी के लिए कोई भी कैश नहीं होता। यहाँ पर एडवर्ड अपने फ्रेंड को बताता है कि फाइनेंस की दुनिया कैसे चलती है, उसे कैसे रन किया जाता है। इसके बाद एडवर्ड का फ्रेंड उसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से एक काफी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। फिर वो शुक्रिया के तौर पर एडवर्ड को $10,000 भेजता है। अब इन पैसों से एडवर्ड अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत घर खरीद लेता है। उधर प्रेजेंट टाइम में विल जब अपने फादर के बारे में कुछ पेपर्स ढूंढ रहा होता है तो उसके हाथ एक पेपर लग जाता है और उस पेपर पर उसी टाउन के बारे में लिखा हुआ था जिस टाउन में एडवर्ड गया था जंगल में से गुजर के। फिर इसके बाद विल वहाँ पर जाता है। वहाँ जाने के बाद वो मेयर की बेटी से मिलता है और वो एडवर्ड के बेटे विल को देखते ही उसे फौरन ही पहचान लेती है, क्योंकि उसने कुछ तस्वीरों में विल को देखा हुआ था। यहाँ पर विल मेयर की बेटी से पूछता है कि मेरे फादर एडवर्ड दूसरी बार इस टाउन तक कैसे पहुँचे। तब ये सुनकर मेयर की बेटी उसे बताती है कि तुम्हारे फादर एडवर्ड एक रात गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर काफी तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पानी में काफी नीचे जा चुकी थी। फिर जब एडवर्ड पानी के अंदर था तो उसे दोबारा से वही मरमेड मिली जो उसने पहले भी देखी थी उस तालाब में जब वो इस टाउन में आया था। अगले दिन एडवर्ड देखता है कि उसकी गाड़ी कुछ ट्रीज पर पड़ी हुई है और उन ट्रीज के नीचे एडवर्ड को वो चाबी भी मिल जाती है जो कि उसे जंगल में कहीं पर गुम हो गई थी। अब यहाँ पर एडवर्ड ये बात जानता था कि वही टाउन है जहाँ पर वो पहले भी आ चुका है। अब एडवर्ड इस टाउन को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये टाउन अब पहले की तरह खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं रहा। पूरी जगह वीरान थी, हर तरफ परेशानी का माहौल था। इसकी वजह ये थी कि इस टाउन में अब बैंक आ चुके थे, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था। अब यहाँ पर एडवर्ड अपने दोस्तों जो कि इसी टाउन के रहने वाले थे वो उनसे इस टाउन को खरीदने का कांटेक्ट करता है। एडवर्ड टाउन के सभी लोगों से अपनी अपनी जमीनें बेचने के लिए डील साइन करवा लेता है, लेकिन मेयर की बेटी अपनी डील एडवर्ड को नहीं देती, क्योंकि जब वो छोटी थी तो एडवर्ड ने उससे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन एडवर्ड उससे मिलने नहीं आया। फिर यहाँ पर एडवर्ड मेयर की बेटी को मनाने के लिए उसके घर की कंडीशन देखकर उस जॉइंट की मदद से उसके घर को ठीक करने लगता है। फिर जब उसका घर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो एडवर्ड को अपनी डील दे देती है। साथ ही साथ वो एडवर्ड को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तब ये सुनकर एडवर्ड उसे बताता है लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। इसके बाद वो इस टाउन को छोड़कर चला जाता है और इसके बाद कभी भी वापस नहीं आता। प्रेजेंट टाइम में मेयर की बेटी विल को बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की कहानियों का हिस्सा हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारी मदर एडवर्ड की जिंदगी का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल वापस से टाउन आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसके फादर एडवर्ड को अटैक हुआ है। इसी वजह से उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अब यहाँ पर सभी लोग एडवर्ड के लिए काफी परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड उनसे कहता है कि प्लीज तुम सब परेशान मत हो, क्योंकि मैंने उस विच की आंख में अपनी मौत इस तरह से नहीं देखी। फिर विल अपनी मदर और अपनी वाइफ को घर भेज देता है और अकेला ही अपने फादर एडवर्ड के पास रुकता है। यहाँ पर विल अपने फैमिली डॉक्टर से पूछता है कि मुझे उस टाइम की कहानी बताएं जब मैं पैदा हुआ था। तब ये सुनकर फैमिली डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे फादर वहाँ पर नहीं थे अपने काम की वजह से, और साथ ही ये बात भी सच है कि तुम्हारे फादर ने कोई भी फिश नहीं पकड़ी थी, बल्कि वो ये कहानियाँ सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ही सुनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विल इस बात पर एग्री करता है कि उसके फादर एडवर्ड की कहानियाँ कभी भी झूठी नहीं थी। उसी रात विल अपने फादर को देखता है कि उनकी हालत तो काफी खराब है, वो तो काफी मुश्किल से जिंदा है, क्योंकि उनसे बोला नहीं जा रहा था और इसी वजह से वो कोई भी कहानी नहीं सुना पाएगा। इसीलिए एडवर्ड अपने बेटे विल से कहता है कि तुम मुझे ही मेरी मौत की कहानी सुनाओ। तब ये सुनकर विल अपने फादर एडवर्ड से कहता है लेकिन आपने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि आखिर आपने उस विच की आंख में क्या देखा था कि आपकी मौत कैसी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी एडवर्ड विल को बार बार उसकी मौत की कहानी सुनाने के लिए कहता है और इसीलिए यहाँ पर विल मान ही जाता है और यहाँ पर विल एडवर्ड को कहानी सुनाने लगता है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एडवर्ड की पावर्स उसके पास वापस आ जाती हैं, जहाँ एडवर्ड और विल दोनों हॉस्पिटल से भागकर एडवर्ड की गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और पास ही में बने रिवर की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर वो सारे लोग मौजूद होते हैं जिनसे अब तक एडवर्ड मिल चुका था। यहाँ उन्होंने एडवर्ड के लिए फ्यूनरल की बजाय एक काफी अच्छी गुड बाय पार्टी रखी होती
होती है। यहाँ पर एडवर्ड उन सभी को गुड बाय करता है और विल अपने फादर एडवर्ड को रिवर के पास ले जाने लगता है, जहाँ रिवर में जाते ही एडवर्ड एक फिश में बदल जाता है, उसी फिश में जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। फिश बनते ही वो वहाँ से आगे चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में एडवर्ड विल से कहता है कि बेटा मेरी मौत भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। साथ ही साथ ये कहते हुए वो यहाँ पर खुश भी होता है कि मेरे बेटे को मेरी कहानी भी समझ आ गई और वो ये भी जान गया कि उसके फादर को कहानियाँ सुनाने का कितना शौक है। फिर कुछ ही देर के बाद एडवर्ड की मौत हो जाती है और यहाँ पर विल ही उसके पास बिल्कुल अकेला होता है। विल यहाँ पर अपने फादर की मौत से दुखी भी था और खुश भी। खुश वो इस बात से था क्योंकि उसके फादर के आखिरी टाइम में वो दोनों बाप बेटा काफी क्लोज थे। इसके बाद एडवर्ड का फ्यूनरल रखा जाता है। इसके बाद गाड़ियों की एक काफी लंबी लाइन आती है और इन गाड़ियों में वो सारे लोग थे जिन से एडवर्ड अपनी जिंदगी में मिल चुका था, यानी कि जो उसकी कहानियों में भी शामिल थे। यहाँ पर विल अपने फादर की कहानियों के कैरेक्टर्स देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि ये सारे कहानियों से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि वो जायंट जिसे लोग मॉन्स्टर समझ रहे थे वो कोई जायंट नहीं था बल्कि एक 7 फीट का आदमी है। और वो जो ट्विन सिस्टर्स थी वो ट्विंस तो थी लेकिन ना तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ना ही सिंगर है। अब यहाँ पर विल को ये बात क्लियर हो जाती है कि उसके फादर एडवर्ड को कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक था। साथ ही साथ इन कहानियों में कुछ भी झूठ नहीं था और इन कहानियों को तो बस सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर ही बताया गया था एंटरटेन करने के लिए। इसके बाद जब विल का बेटा पैदा होता है तो विल उसे अपने लाइफ की कहानियाँ सुनाता है। इन कहानियों में एडवर्ड भी होता है ताकि एडवर्ड हमेशा ही उनके दिलों में जिंदा रहे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।